फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एमईएस गौरी एंड अमेठी। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चंस में जो √2 लिखा है इसके सामने √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है और इसको आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो आप सभी को परिमेय संख्या की परिभाषा पता होगी कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए लेकिन Q = 0 और P और ये Q जो भी होंगे इंटीजर होंगे, मीन्स पूर्णांक होंगे। ठीक है, PQ और ये 0 नहीं होगा नीचे वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर। और अपरिमेय में P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके और Q = 0 ना हो। ठीक है, ये होना चाहिए Q = 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि भाज्य आपको पता होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी चर्चा इसमें भी करेंगे। तो को प्राइम होता है कि कोई भी दो संख्या, मान लीजिए मैंने ले लिया 7 ले लिया और एक संख्या ले लिया 5 ले लिया। अब ये को प्राइम है एक दूसरे को। सर कैसे को प्राइम है? तो भाज्य पहले समझ लीजिए। भाज्य मतलब जैसे 6 लिखा है तो ये किस संख्या से? 2 से कट रहा है, तो ये इससे भाज्य है 2 से। ठीक है, हाँ। इसके गुणनखंड में क्या लिख सकते हो? 2 × 3 लिख सकते हो। फिर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या? 3 बचा। ठीक है, और ये जो संख्या होती है को प्राइम वाली, इनके जो दो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 1 × 7 हो सकता है, इसका गुणन क्या हो सकता है? 1 × 5 हो सकता है। तो ये क्या होंगे कि इनके कॉमन जो गुणनखंड होंगे वो सिर्फ एक ही मिलेगा, एक के अलावा आपको कुछ भी नहीं सेम मिलेंगे। अगर ऐसा है तो समझिए कि ये को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने कह दिया कि 6 है एक संख्या, दूसरी है 7 है, ये क्या को प्राइम है? तो आप बोलेंगे यस सर ये को प्राइम है, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर मैं निकालता हूँ 2 तिहाई 6 और गुणे में 1 सब में होता है तो आप लिख सकते हैं इसका 1 × 7 और नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही कॉमन है, बाकी गुणनखंड कॉमन नहीं है। जब किन्हीं दो संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो तो क्या होंगी? आपस में दोनों संख्याएं को प्राइम होंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इतना आप समझ लिए कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में डिनोट की जाए लेकिन Q = 0, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं सवाल को देखते हैं। ठीक है, आप जैसे भी ये सवाल आएगा सबसे पहले इसको अपरिमेय को परिमेय मान लेंगे कि मान्यता में इसको उल्टी मान लेंगे कि √2 क्या है? √2 = एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या, बात समझिएगा। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बाकी मैं अच्छे से सवाल को लिख के रखा हूँ। आप यहाँ इसका कॉन्सेप्ट थीम को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके माइंड में ही जा सके, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अच्छा, √2 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की मैंने फॉर्मेट क्या बताया कि आप उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये = मान लिया ये R है अपान S मान लिया, किसी भी रूप में लिख सकते हो। ये क्या है? ये क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है। और ये क्या है? S = 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब अपने पास ये संख्या हो गई, लेकिन कभी कभी जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 9/6, इसी संख्या को, ये जो संख्या है मान लीजिए ऐसे होती, तो ये कट रही है। इसका गुणनखंड अगर हम देखें तो 3 × 3 = 9 और 2 तिहाई 6, कॉमन क्या कटा? 3 से 3 कट गया, मतलब ये जो मूल रूप से निकल रहा 3/2, जो 3/2 निकल रहा है ये मूल रूप देखिए पहले ऐसे था, समतुल्य परिमेय संख्या है ना। अब ये जो मूल वाला निकल रहा है ये इसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसका क्या होगा? 3 × 1 और 2 × 1, इसका एक ही कॉमन गुणनखंड है ×1 वाला। तो अब इस फॉर्मेट में अगर RS को भी मान लीजिए इसका भी कोई गुणनखंड होगा कॉमन वाला, कटेगा तो कटेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। तो मैं मानता हूँ जब कटने पिटने के बाद जो भी भाज्य होंगी इसमें से कुछ कॉमन होगा
कि r गुणे 2 होगा, जो भी होगा s गुणे 2 होगा, तो 2 से 2 या 3 गुणे 3 है तो गुणे 3 से 3 कट जाएगा। तो जो कटने पिटने के बाद जो कुछ बचेगा, जो भी संख्या है, मैं उसको a/b मान लेता हूँ। ठीक है, अब बात को समझिएगा, a/b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये संख्या मूल वाली आ गई a/b। अब इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। देखिए मैं आगे लिखा हूँ, मैं आपको समझाता चलूँगा। तो √2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि इसमें √2 को हटाना है। √2 को हटाएंगे तभी हमारा काम आगे बन पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। जब √2 का वर्ग करेंगे तो इसमें भी इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, और ये √2 हट जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू a²/b²। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, इसको इधर भेजेंगे, भाग में है तो गुणे में आएगा। 2 × b² इक्वल टू a², यही तो बचा। अब इस 2 को गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, मीन्स b² इक्वल टू a²/2। अब ये समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब सर इसमें क्या दिखा रहे हैं आप, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए जो a² है अगर 2 से कट रहा है, a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगी। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल तौर पर मैं लेता हूँ। मान लीजिए 6 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो मैं कहूँ 6 भी 2 से डिवाइड है। तो देखिए 6 का स्क्वायर 6 × 36 होता है। यहाँ लिखता हूँ नीचे में 36/2 कट के आएगा 12 16। ठीक है, और ये 2 1 9 2 3 6, मतलब 3 आएगा। अब देखिए अगर ये 6² मतलब a² अगर 2 से कट रहा है तो देखिए 6 भी 2 से कट रहा है। अगर 6² 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, प्रमेय है। तो वही चीज़ यहाँ अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है मीन्स a भी 2 से डिवाइड होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। अब यहीं से देखते हैं, अगर a² जो भी संख्या a है, अब यहाँ की ना a भी 2 से विभाजित होगी, मीन्स एक जो भी इसका गुणनखंड होगा उसमें कहीं ना कहीं 2 जरूर आएगा। 2 आएगा और बाकी जो भी संख्या होगी कुछ ना कुछ होगा। ये सब मिला के a² हो रहा है या a हो रहा है, तो ये जो बाकी संख्या मतलब उसमें कहीं ना कहीं 2 आएगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा, तभी तो नीचे 2 लिखा है यहाँ पर। तो मीन्स अगर यहाँ पर 2 आएगा तो मैं इस 2 को क्या कर सकता हूँ कि इतने को कुछ संख्या मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ। जो बाकी चीज़ें मतलब a को हम 2c मान लेते हैं, a को 2c मान लेते हैं। c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a = 2c हम रख के देख लेंगे। अभी तक जो हमें संख्या मिली है वो मिली थी b², यहाँ से देखेंगे b² इक्वल टू a²/2 ये मिला था। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, a = 2c रख दीजिए। तो b² 2c रख दिया गया स्थान पे। क्यों रख दिया, क्योंकि जो a है ये 2 के गुणन, इसका जो भी गुणनखंड होगा उसमें 2 जरूर आएगा, तभी ये 2 से कट रहा था, तभी नीचे 2 लिखा है। और इक्वल लगाने सोचिए सर ये 2 कहाँ से आया, तो अभी पक्षांतर करके हम लेके आए थे, सवाल में ही था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लाया हूँ इसमें। अब देखिए इसका बट्टे में 2 है ये, अब इसको देखिए चलिए करती है। b का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 दूना 4 c²/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या, b² = 2c²। अब यहाँ से देखिए इस 2 को गुणे में इधर भेज दीजिए, भाग में आ जाएगा, b² = c²/2, क्योंकि ये गुणे में थे, इधर भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस समीकरण में भी देखिए समीकरण 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर b² यदि 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? यस सर, ऑब्वियसली होगी। तो मतलब जो ये संख्या है b² ये भी 2 से विभाजित होगी, अर्थात b भी 2 से विभाजित होगी।
तो आपको कहीं ना कहीं विरोधाभास थोड़ा सा आ रहा है। स्टार्टिंग में सर बात करते एक के अलावा कोई भी संख्या कटेगी नहीं, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये सर जो 2 है, ये 2 ये दोनों में कटता हुआ दिखा रहा है। यहाँ भी 2 से कट रहा है, और जब हम यहाँ काटे थे तो यहाँ भी 2 आया था। मतलब दोनों जो ये पूर्णांक हैं, जो मैंने ए और बी माना था स्टार्टिंग में, इसको मैंने ये माना था कि अब इसका कोई भी एक के अलावा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कटेगा। स्टार्टिंग मैंने आर एस माना था, और आर एस को मैंने कहा अब ये कटने के बाद जो मूल बच रहा है ए बी बच रहा है। ए बी क्या है, अब ए बी में क्या बताया था, एक के गुणनखंड के अलावा और भी कोई गुणनखंड नहीं होंगे, इसमें बोला था। एक गुणे कोई भी संख्या ए ही है और एक गुणे बी ही है, इतना बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा नीचे अभी जो हम लोग सॉल्व के, कि एक गुणनखंड तो यहाँ पर निकल आया 2, बी का बी भी 2 से कट रहा है, और यहाँ पर ए भी ये 2 से कट रहा है। मतलब अगर कम से कम हम ये बात करें कि इन दोनों के ए और बी के कम से कम एक गुणनखंड जो कॉमन होंगे 2 है। गुणनखंड कम से कम 2 है कि नहीं है। अगर 2 है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ऊपर हम मान लेते हैं कि कोई गुणनखंड सिर्फ एक के अलावा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी दोनों में से कट रहा है, भाज्य हो रही संख्या। तो मतलब हम जो मान्यता ऊपर गलत मान लिए थे, विरोधाभास हो, तो जो मान्यता हम मान लिए थे कि संख्या अपरिमेय है, मतलब परिमेय मान लिए थे, परिमेय संख्या जो माने थे हम लोग, वो क्या है, मान्यता गलत थी कि नहीं। अब विरोधाभास देखिए यहाँ पर गुणनखंड आ रहा है, तो मतलब वो गलत थी, गलत माने थे, गलत आ रहा है यहाँ पर। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ये तो हो गया समझने का आपका कि कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए कि √2 कैसे परिमेय है कि नहीं है। परिमेय बता दिया। फिर परिमेय बताने के बाद मैंने आपको ये बताया कि परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, Q 0 ना हो और P और Q एक पूर्णांक होंगे, यहाँ पर बताया। फिर इसमें से जो चीज़ें कॉमन थी कट गई, फिर इसके जो मूल भिन्न बची, मूल परिमेय संख्या बची, वो A/B बची, ठीक है। जो समतुल्य थी, समतुल्य में जो कॉमन गुणनखंड थे वो कट गए यहाँ पर कटने के बाद A/B बचा। अब इसमें एक गुणे A ही बचा और इसमें एक गुणे B ही बचा, और कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ये माने। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें ये मिला। पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर मुझे ये समीकरण मिला कि B² = A²/2। अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है A² अर्थात A भी 2 से विभाजित होगा। फिर अगर A 2 से विभाजित होगा तो A बराबर 2 के गुणनखंड में कुछ ना कुछ होगा, तो 2C उसे मान लिया। तो अगले वाले समीकरण में इसीलिए मैंने एक स्थान पे जो वहाँ पर समीकरण 1 मिला था इक्वेशन 1 में A की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। जब रख दिया तो यहाँ पर ये समीकरण 1 वाला है। अब इसमें जब वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व किया हमने, ये 2 से 2 दूना 4 यहाँ पर कट गया, और ये 2 पक्षांतर कर दिया इधर। फिर हमें मिल गया B² = C²। यहाँ B² अगर 2 से कट रहा है तो B भी 2 से कटेगा यहाँ पर, हैं। और क्योंकि स्टार्टिंग में हम मान लिए थे कि इसका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये देखिए 2 से कट रहा, मतलब ये कम से कम एक गुणनखंड तो 2 है ही जिससे ये कट रहा है। अर्थात जो मान्यता हम माने थे उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अतः यह परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या होगी, हैंस प्रूव्ड इस तरीके से होता है। मैं अब आप इसमें को लिखने का तरीका कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर ये प्रमेय 2 है आपकी क्लास 10th की बुक में से, आप इसको अच्छे से देखिए, मैं समझाते चल रहा हूँ। 2 एक अपरिमेय संख्या है, उत्पत्ति हम इसके विपरीत, ठीक है, मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम 2 पूर्णांक और ऐसे ज्ञात कर सकते हैं √2 R/S और S = 0 ना हो, ठीक है। R और S में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो,
मैंने बताया ना, आर एस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो उसको हम मान लेंगे A/B मान लेंगे, ठीक है। ये भी सहभाज्य कोपरामी, मतलब और भी कोई कॉमन चीज़ें नहीं होंगी। तो √2 = A/B है ना। वहाँ पर मैंने बताया था ना कि √2 अगर परिमेय संख्या तो A/B ये जो कटने के बाद बच रहा है, ठीक है। अब आगे आइए, अब बता B√2 = A, ठीक है, क्योंकि जो ये यहाँ पर था पक्षांतर करना मैंने बता दिया था, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपको लिखने का तरीका अब यहाँ देखना है कि लिखना है कैसे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको मिला B² = A²/m। अगर यहाँ पर A² 2 से कट रहा तो A भी 2 से कटेगा, A² 2 से विभाजित करता है इसलिए 2A को भी विभाजित करेगा। अतः 2A को 2 से हम लिख सकते हैं जहाँ से कोई पूर्णांक है। A का मान प्रतिस्थापित करने पर, मतलब उस समीकरण में रख दीजिए ऊपर वाले में, जब रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर B²/2 = C²। अर्थात जो 2 है अगर B² को विभाजित कर रहा है तो 2B को भी विभाजित करेगा। अतः A और B कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब 2 ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन दिख रही है, परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि AB में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम माने थे मान्यता, तो वहाँ से विरोधाभास उत्पन्न हुआ हमारी मान्यता में। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये मैंने रिवीजन भी करा दिया, अच्छे से समझा दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। वीडियो पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।